नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। चुनावी प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों पर है। बीजेपी को चुनावी प्रचार में मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव मैदान से 190 उम्मीदवारों ने अपने पैर खींच लिए हैं। अगर पिछले चुनावों पर एक नजर डालें तो पिछले 3 चुनावों में न्यूनतम 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में 1351 और 2019 में 1169 उम्मीदवारों के बीच 90 इलाकों में मुकाबला हुआ था। पिछले 2 दिनों में चली जबरदस्त मान मनौवल के बाद कांग्रेस ने अपने 36 और बीजेपी ने 33 बागियों से नामांकन के पर्चे वापस करवाए। यानी ये बागी अब पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आ गए हैं। तो वहीं बीजेपी की कैंडिडेट रोहताश जांगड़ा ने चौंकाते हुए अपना पर्चा वापस खींच लिया है। बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले से हटते ही सिरसा में अब चुनावी मुकाबला मौजूदा विधायक गोपाल कांडा और कांग्रेस कैंडिडेट गोपाल सेतिया के बीच रह गया है। इसी के साथ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट की संख्या 89 रह गई है। कांग्रेस ने भिवानी की सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी है। बीजेपी कैंडिडेट के हटने से सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राज्य में पहली बार 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। इनमें जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और आईएनएलडी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत 1 सीट सीपीआईएम को दी है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार देर रात 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, हेमंत बिस्वा शर्मा, भजनलाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इन लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। पूरा गांधी परिवार हरियाणा में वोट मांगेगा। इसके साथ खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। कांग्रेस दोनों के जरिए पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी शामिल हैं। हालांकि जनता का भरोसा किसके साथ है, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपसे उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा चर्चा का हिस्सा है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ललित अरोड़ा हमारे साथ हैं। तो वहीं इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल भी चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया। अब इसके बाद मुकाबला गोपाल और गोपाल के बीच रह गया है। नहीं, गोकुल के बीच में रह गया है। गोपाल और गोकुल सेतिया जी। ऐसा है कि पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे हमारे गोकुल सेतिया जी, और चौथे नंबर पे 11,000 वोट के ना ये 602 वोटों से हारे थे। तो अब की बार कांग्रेस को पिछली बार उस चुनाव में 11,000 वोट मिले थे। तो कांग्रेस का वोट निश्चित तौर पे बढ़ा है और कांग्रेस का वोट उनको इंडिपेंडेंट के अलावा वो भी मिलेगा। उनकी लक्ष्मण दास जी के ग्रैंडसन है, उनका वहां परिवार का पूरा होल्ड है और फाइट जरूर जो है वहां पे अच्छी फाइट है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो है गोपाल कांडा को इस बार हराने में सक्षम होंगे। जी, कृष्ण जी आपके पास आना चाहेंगे। चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, कैसा मुकाबला लग रहा है और क्या तैयारियां चल रही हैं?
देखिए, इंडियन नेशनल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक माहौल है कि आज भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ करके जा रहे हैं और कांग्रेस के अंदर जो है कि गुटबाजी बड़ा पैमाने पे है और यहाँ पर जो है कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो पिछले समय तक जो शासन किया है और उस शासन के दौरान जो है इन्होंने जनता के साथ जो है कि वो धोखा किया है। जैसा कि कांग्रेस के समय के अंदर जो है कि आज ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर और ओपीएस स्कीम को बंद करने का काम जो है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 जनवरी 2006 को किया था और आज लोग जो है कि आज सामने बात करते हैं कि जो ओपीएस स्कीम को लागू करने का काम करेगा तो हम उसके साथ जाएंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस स्कीम को जो है कि अपने शासनकाल के दौरान जो है कि उसको लागू करने का काम किया है। लेकिन जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2004 के अंदर जो है कि ओपीएस स्कीम को जो है कि लागू करने का काम जो है कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय के अंदर जो है कि वो हुआ था और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि हरियाणा की जनता को जो है कि मजबूत करने का काम किया है, तो आज लोग जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के शासन को जो है कि याद कर रहे हैं और क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से जनता जो है कि वो उब चुकी है और आज जनता का जो रुख है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की ओर है, क्योंकि ये गठबंधन जो है किसानों और कमेरे वर्ग का गठबंधन है और सदा ही जो है कि पूंजीपतियों ने, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों से पैसा लेती है और पूंजीपतियों के पक्ष के अंदर जो कि आर्थिक नीति तैयार करती है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और जो बहुजन समाज पार्टी है, जो किसान और कमेरे वर्ग का जो गठबंधन है, तो जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने 1987 के अंदर जो है जब शासन यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल का था तो चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के पक्ष के अंदर जो है कि वो नीतियां तैयार की, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है और जो माने शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको भी जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि लाभ पहुंचाने का काम चौधरी देवीलाल जी के शासनकाल में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल के दौरान जो है कि वो किया गया है। लेकिन दोनों ने ही जो है कि चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है और आज आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है और आज बैकलॉग जो है कि बड़ा पैमाने पे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि 42,000 नौकरियां जो है कि वो बैकलॉग है, तो उस बैकलॉग को पूरा करने का काम जो है कि कांग्रेस के समय में भी नहीं हुआ है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर हुआ है। लेकिन आज अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लोगों की भी मांग है कि पहले हमारा बैकलॉग जो है कि वो पूरा करे और आज जो भारतीय जनता पार्टी जो है कि बैकवर्ड का जो ढिंडोरा पीट रही है और कहते हैं कि हमने बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो 62,000 जो बैकलॉग है बैकवर्ड कम्युनिटी का, तो वो कहाँ पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर नायब सिंह सैनी के अंदर इतनी हिम्मत होती तो वो अपना बैकलॉग पूरा करके दिखाते। तो आज यहाँ पर जो है कि ये चर्चा जो है कि लोगों के बीच के अंदर है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो है कि अशोक तंवर को पीट करके उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है और राजकुमारी शैलजा को जो है कि उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज इस टिप्पणी से भी जो है कि आज शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पर रोष है और आज जो है कि शेड्यूल कास्ट का भी रुख जो है कि वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ओर है और निश्चित तौर पर जो है कि गठबंधन की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो बनेगी। जी, राम राजेश शर्मा जी, इनेलो प्रवक्ता को आपने सुना, तमाम सवाल उन्होंने आपसे किए, लेकिन एक बड़ा सवाल बागी नेताओं को लेकर भी है। कई नेता आक्रोश में पार्टी को अलविदा कह गए। चुनाव के नजदीक क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ऐसा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लोगों का मन बन चुका है और जिस तरह से हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, हमारा परिवार बढ़ा है, तो बड़े परिवार में स्वाभाविक है कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं और हमने अपना कंट्रोल कर लिया है। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई नेता नाराज नहीं है, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है और हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि 36 बिरादरी का आशीर्वाद उनके ऊपर है और युवाओं के हृदय सम्राट हैं और 36 बिरादरी के मसीहा हैं। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई समाज पीछे रह जाए और उसको बराबर में लाके खड़ा कराया जाए तो ये जातिवाद नहीं कहलाता और हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं है।
हमने महसूस किया हमारी पार्टी ने, तो SC/BC समाज से लगभग 58 साल हरियाणा को बने हो गया। राव वीरेंद्र सिंह पहले मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। पहले पंडित भगवती शर्मा जी थे, दूसरे राव वीरेंद्र जी थे। तो उनके बाद में OBC समाज से कोई CM नहीं बना था। हमारी पार्टी ने महसूस किया, OBC समाज के नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया और हमारे चाणक्य जो बहुत ही रणनीतिकार हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, हमारे चाणक्य की भूमिका में है। और मैं समझता हूँ सरदार पटेल जी के बाद में लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने धारा 370 और 35 से हटाने में जम्मू कश्मीर से अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पंचकुला में डिक्लेयर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में वापस आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रामराजे शर्मा जी, आपसे एक बड़ा और अहम सवाल पूछना चाहती हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव के नजदीक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट थी और फिर अचानक से रास्ते अलग हो गए, तो ये गठबंधन ना होना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखो, हमारे लिए तो वैसे भी फायदेमंद है। सारी पार्टियां गठबंधन करने के बाद हमारी देश पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा ना आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है और डूबते को तिनके का सहारा, इस तरह से ये पहलवानों का सहारा ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। अब वो विनेश फोगाट जी हैं, हमारे क्षेत्र से जुलाने से चुनाव लड़ रही हैं और वो मैं समझता हूं पहले बहुत भारी उनका हमारे देश में इतनी इज्जत थी, बहुत भारी इज्जत थी। अब वो क्योंकि चुनावी मूड में आ गई है, हमारी बिटिया है और हमारे क्षेत्र में उनकी ससुराल है, तो अब उनको एक कांग्रेस की बेटी के रूप में देखा जा रहा है और जिस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब भाई हमने तो वैसे ही मेहनत किया, अब ये आगे है, युवा है और जब तक ये 50-60 साल ये राजनीति करेगी हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारी तो 2 पीढ़ी खप जाएंगी। तो जिस तरह से वाले इनके पीछे लगे हुए हैं, इनकी क्या नाम है, उनको हराने का काम कर रहे हैं और आज ये तीसरे चौथे नंबर पे है हरियाणा में, हमारे क्षेत्र में जुलाना विधानसभा में। और जिस तरह से युवा नेता है आदरणीय योगेश जनागी जी कैप्टन साहब हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया था और हाईकमान की पसंद है। वो युवा हैं और युवाओं के हृदय सम्राट हैं, आधुनिक राजनीति के जनक हैं। तो युवाओं को जिस तरह से आगे ला रही है हमारी पार्टी, तो उनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और मैं समझता हूं तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इनकी जो ठगी ठोरी की दुकान थी वो बंद हो गई है। इन्होंने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाखट बहनें पीछे दौड़ रही हैं। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड जो बांटे थे बहनों को, बहनें उन गारंटी कार्डों को ले लेकर इनके पीछे दौड़ रही हैं और ये भागे फिर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने बहनों से भी ठगी ठोरी करी, अरे झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए, इससे और क्या होगा? अगर कोई मुकाबला कराया जाए ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झूठ बोलने में कौन माहिर है, तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रपति अवार्ड, वो कोई इस तरह का अवार्ड अगर घोषित कराया जाए झूठ बोलने का, तो कांग्रेस पार्टी तो झूठ बोलने की महारत हासिल है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में 1 नंबर है, वो अवार्ड को जाने नहीं देगी, जीत जाएगी झूठ बोलने में। तो जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है और जनता जाग चुकी है, जनता इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं भावना जी, पहले जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता था 10 साल के बाद में जनता उस पार्टी को बदल देती थी, उसका शासन नहीं आता था। और तीसरी बार या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मौका मिला था, क्योंकि उस समय विपक्ष तो था ही नहीं,
उस टाइम में, या फिर तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे ही हरियाणा का भी एक इतिहास रहा है। इस पार्टी का केंद्र में शासन होता है, उसी पार्टी को आशीर्वाद देके हमारी हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन उसी को आशीर्वाद देती है, कोई पार्टी सत्ता में आती है। और जिस तरह से नौकरियों में हमने पारदर्शिता अपनाई है, नौकरियों में पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी देता था, क्षेत्र के बाहर में नहीं चलता था। अरे निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उन बच्चों ने क्या कसूर किया है? सिर्फ क्या नाम है आपके कलोई हल्के के ही बच्चे पढ़ते हैं, निवासी हल्के के बच्चों ने क्या कसूर किया भाई? जिस तरह से परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, हमने इस वाद को तोड़ा। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा चपड़ा, जो कभी जिंदगी में चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास वन अफसर लग रहा है। उसको 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई उनके घर पे कोई चपड़ासी भी नहीं लगा था, आज क्लास वन अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार की देन है, ये नायब सिंह सरकार का एक बहुत बढ़िया। ठीक है ललित जी, देखिए ठीक है ललित जी, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला 50-50 का देखा गया था और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन भी देखा गया था, लेकिन अब क्या विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को सहारे की जरूरत पड़ रही है? कोई सहारे की नहीं मैडम, इनको 3 मिनट दिया आपने और मुझे जी आपको भी पूरा समय दिया जाएगा, आप जब तक बोलना चाहें तब तक बोलिए। जी, आप ये देखिए कि जनता हमें वोट क्यों देगी। 10 साल पहले हरियाणा का 70,000 का कर्जा था, आज 4,51,000 करोड़ का कर्जा है, उस पर ये बोलते नहीं। पता नहीं कौन से टॉपिक लेके ये राजनीतिक भाषण देने यहाँ जाते हैं। दूसरी बात, पूरे भारत का बजट 47 लाख करोड़ का है और हरियाणा का बजट 1.89 लाख करोड़ का है। और इनके चाणक्य कह रहे थे कि 10 सालों में प्रधानमंत्री ने 259 लाख करोड़ हरियाणा को दे दिए, यानी हर साल लगभग 25 लाख करोड़ पैसे इन्होंने हरियाणा को दिए उनके मुताबिक। तो क्या आसानी का यहाँ से दे रहे थे या मानी का यहाँ से? गरीबी रेखा की बात करिए, अभी खट्टर साहब हिसार में इस साल कह रहे थे कि हरियाणा की आबादी 2.86 करोड़ है। तो फैमिली आईडी और पीपी रिकॉर्ड के मुताबिक 44,90,000 परिवारों के 1.8 करोड़ सदस्य हैं, यानी 63% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन जब गरीबी रेखा की बात करें तो बोलता है गरीबी रेखा तो कब हो गई? अनुसूचित जाति वर्ग पे मैं आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। SC/ST उपयोजना खत्म कर दी गई है, आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है, PSU को बेच रहे हैं। आप सुनिएगा ध्यान से, ये जो सार्वजनिक उद्यमों को बेच रहे हैं, इनमें अनुसूचित जाति के 1,48,604 पद है और 89,945 आदिवासियों के हैं, 1,92,667 पिछड़ा वर्ग के हैं, यानी ये 4,31,216 लोगों की नौकरियां खतरे में डाल दी इन्होंने। एक भी बीजेपी शासित प्रदेशों में 18 में से जितने भी राज्य है, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दलित और आदिवासियों की संख्या इनके किसी भी उसमें नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त सचिव और अपर सचिवों की नियुक्ति में निजी क्षेत्र से भर्ती कर रहे हैं। SC/ST OBC सब कहा जाता है। SC प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का बजट 725 करोड़ रुपए था, वो 40% घटाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया। SC छात्रों को नेशनल फेलोशिप से 40% की कटौती की है, 300 करोड़ रुपए और 173 फर्क नहीं है। अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 450 रुपए का करोड़ का बजट किया है, ये पहले 1965 करोड़ का था। OBC छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 15% कम कर दी, 1300 से 1,83 करोड़। दलित महिलाओं को लाभ देने वाली केंद्रीय योजनाओं में बजट 15,116 करोड़ रुपए था, उसको 20% घटा के 11,259 कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना में कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया बता दे प्रवक्ता। सिर्फ ऊंचा बोलने से क्या होता है? SC/ST छात्रों की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नामांकन की 3,000 की छूट बंद कर दी। कुल केंद्रीय योजनाओं में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए 4.4% का बजट है। 2015 और 21 के बीच में इनके खिलाफ अपराधों में 12% वृद्धि हुई है और ये पूर्वाग्रह है इनका। ये वैकेंसी नहीं बढ़ते SC/ST की, ये बात करने लायक है। सरकार ये पब्लिक हमें वोट देगी, FDI के खिलाफ वोट देगी, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ देगी, GST और नोटबंदी, EVM, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल के बढ़े हुए दाम, महिलाओं को जो इन्होंने जो दिया है सिलेंडर, उसका आज कोई चूल्हा जलाने वाली कोई गृहिणी को अगर आप पूछ ले तो इनको कोसती है वो। युवाओं का हाल देख लो, इन्होंने हर एक आदमी को लाठियां भाजी है, करनाल में भी और चंडीगढ़ में भी, चाहे वो विद्यार्थी हो, मनरेगा मजदूर हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कच्चे वर्कर हो। और इन्होंने कौशल विकास निगम का
ठगी का मामला बना रखा है, क्यों नहीं पूरी तनख्वाह देते लोगों को। और जहां तक नौकरियों की बात है, खर्ची पर्ची इनका अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ा गया था, सबको जिम्मेवार हुआ, करोड़ों रुपए के बैग पकड़े गए, 4 IAS पकड़े गए इनके, एक DCP पकड़ा गया, एक हमारे उधर 35 लाख का घोटाला यहाँ पे हुआ, सोनीपत में हुआ, गुड़गांव के अंदर में हुआ, 34 घोटाले में आपको सिलसिलेवार बता सकता हूँ। नारकोटिक्स का हाल देख लीजिए, क्राइम में ये 10वें नंबर की स्टेट है, तो वोट इनको देंगे? बस पब्लिक मूर्ख है क्या? जनता जानती है गवर्नेंस के बेसिस पे वोट देगी, विकास पे वोट देगी। कुछ विकास इन्होंने किया नहीं है, सिर्फ यहाँ आके ऊंची ऊंची बोल के ये समझाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार कांग्रेस 60 सीटों से ऊपर ठीक है, देखिए आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी इस वक्त सत्ता पर काबिज है और अब जनता वोट डालेगी तो बीजेपी के कार्यकाल के हिसाब से वोट डालेगी। इनेलो बीजेपी के विकास कार्यों को कितने मार्क्स दे रही है? देखिए, जब इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ पर जो शासन था तो उसने विकास के काम किए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है और इन्होंने कहा कि हमने विकास किया है। और विकास को आप देखिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी कितना बड़ा पैमाने पे है, और बेरोजगारी के मामले के अंदर देखिए वो नंबर 1 है। और बेरोजगार युवा आज इस हरियाणा प्रदेश का है तो वो आज नशे की चपेट के अंदर है, क्योंकि पूरा हरियाणा के अंदर जो है आज नशे का कारोबार जो है कि बड़ा पैमाने पे है। तो ये तमाम बातें जो कि आज जनता के बीच में है, और जनता जो है कि आज जवाब मांग रही है, और जनता का निश्चित तौर पर जो रुख है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की ओर है। जी, रामराजेश शर्मा जी, जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? देखिए, विकास कार्यों को बता रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए हैं, अब आगे कैसे जनता वोट देगी? अब इनके टाइम में विकास कार्य हुए तो इनके टाइम में महम कांड है, जनता भूल गई। तुलना कांड है, जनता भूल गई। इनके टाइम में खंडेला कांड है, जनता भूल गई। और ये विकास की बात करे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, इस तरह से इन्होंने लोगों के हकों पे डाका डाला, गरीबों का हक मारा, भर्ती घोटाला में इनके आका की सजा हो चुकी है, सबको पता है। जनता इनको नकार चुकी है, जनता में तो है अगर ये आगे तो कभी वो पुराना समय ना आ जाए इनका। तो जिस तरह से जनता का मन बन चुका है, वह नायब सिंह सैनी का प्रोफाइल है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनका व्यक्तित्व है, जनता के बीच में रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो जनता का मन बन गया है, जनता चाह रही है कि नायब सिंह सैनी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और दोबारा फिर भाजपा का शासन लाएंगे। तो मैं समझता हूं जिस तरह से विकास कार्य हमारे प्रदेश में हुए हैं, और जिस तरह से गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, जो कांग्रेस ने जिस तरह से सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के किसानों की जमीन को हड़पा है और फिर महंगे भाव में बिल्डरों को बेचा है, और जिस तरह से हमने किसानों की उपज का पहले क्या भाव था, आज क्या भाव है आपको देख लो। और जिस तरह से 2000 रुपये मुख्यमंत्री जी ने इसके बोनस के रूप में 2000 प्रति एकड़ किसानों को दिए हैं, 6000 रुपये प्रति एकड़, 6000 रुपये सालाना मुख्य प्रधानमंत्री जी खाद बीज के हर एक किसान को देते हैं, 6000 रुपये पर किसान। और जिस तरह से हमारी सरकार ने मैं समझता हूं काम किए हैं, हमने ये नहीं देखा भाई एमएलए कौन सी पार्टी का है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करें। तो चारों तरफ से
बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया बनता जा रहा है और जनता का आशीर्वाद है और बीजेपी की लहर आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जीत का मंत्र दे के गए हैं, तो जनता में अपना आप में बहुत खुशी का माहौल है और जनता ने मन बना लिया है कि भाई बीजेपी को दोबारा फिर तीसरी बार सत्ता सौंपनी है और नायब सिंह सैनी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। तो जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर हम जनता के सामने जा रहे हैं। जिस तरह से इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूँ, शराब जनता का वो बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। अरे तेरा शराब भाई को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? क्यों शराब दे रहे हो भाई? जनता है, जनता तो भगवान का रूप होती है। और फिर शराब उसको दो जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। जनता का क्या कसूर है भाई? जनता तो भगवान का रूप है। जो काम करेगा जनता तो उसी का साथ देगी। हमने काम किया तो जनता हमारे साथ है। तो मैं समझता हूँ जनता तो भगवान का रूप है और जनता ने मन बना लिया है भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपने का, तीसरी बार वोट देके सफल बनाने का। तो हम जनता के सामने जा रहे हैं और जिस तरह से प्यार दुलार जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, ये अपना आप में उदाहरण है। और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। समय का अभाव है, रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है, प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बीजेपी को चुनावी प्रचार में धार देने के लिए एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं सभी दलों के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो गई है। हालांकि हरियाणा के दिल में कौन है, ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Ching tapak dum dum.